हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे कि हमें पता है कि हम जो है कौन सी सीरीज़ जो है हमने अपनी स्टार्ट की हुई है, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज फ्रॉम चैप्टर 3 फ्रॉम थेरेपेटिक एक्सरसाइज बुक। ठीक है, तो उसके जो हमने पार्ट 5 टोटल जो है हमने अपनी वीडियोस जो है वो हमने अपनी अपलोड की हुई है, जिसमें हमने शॉर्ट शॉर्ट क्लिप्स बनाए हुए हैं। जो हमारा सबसे पहला टॉपिक था, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस क्या होती हैं, फंक्शनल एक्सकर्शन जो है वो क्या होती हैं, टाइप्स ऑफ रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस कौन कौन सी होती हैं, उसके अलावा इंडिकेशंस एंड गोल्स जो है वो रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस के कौन कौन से होते हैं, ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है। और लिमिटेशंस भी हमने रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस की डिस्कस की हुई है। ठीक है, और प्रिकॉशंस एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी हमारी रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस की कौन कौन सी होती हैं, ये हमने अपनी लास्ट जो हमने लेक्चर में डिस्कस किया था। ठीक है, उसमें हमने एक चीज़ जो है बतानी थी आपको कि ये बॉक्स भी होता है ना कि जहाँ पे लिखा हुआ था कि किसी ऐसे भी सर्कमस्टेंसेस होते हैं कुछ जिनमें हमने जो है हमारा हीलिंग प्रोसेस जो है वो डिस्टर्ब होता है, और उसकी वजह से वहाँ पे जो पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज एंड एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज जो होती हैं वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं। तो हमने इस बुक बॉक्स में देखना है कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस होती हैं। थोड़ा बहुत हम थोड़ा रिकैप ले लें अपनी प्रिकॉशंस का। तो इसमें हमने ये देखा था कि जो रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज होती हैं वो हमने हीलिंग प्रोसेस जहाँ पे हमारा डिस्टर्ब होता है, डिस्ट्रप्टिव होता है, वहाँ पे हमने नहीं करनी है। तो कैसे, मतलब किस तरीके से जो है प्रिकॉशनली हमने जो है ना अपनी रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। ठीक है, केयरफुली कंट्रोल मोशन विद इन द लिमिट्स ऑफ पेन फ्री मोशन ड्यूरिंग अर्ली फेज ऑफ द हीलिंग हैज़ बीन शोन टू बेनिफिट हीलिंग एंड अर्ली रिकवरी। पहले भी हमने डिस्कस किया था कि अगर हम अपनी जो मोशन है, अपनी जो रेंजेस ऑफ मोशन है वो अगर हम अपनी कंट्रोल्ड मैनर में परफॉर्म करवाते हैं, पेशेंट की पेन फ्री रेंज जो मोशन अगर हमने परफॉर्म करवाएंगे तो वो उसके अर्ली हीलिंग प्रोसेस में भी हमारे लिए हेल्पफुल होगा, और उसकी जो है अर्ली रिकवरी में भी हमारे लिए बेनिफिट होगा। नाउ द सेकंड प्रिकॉशन क्या होगी कि साइंस ऑफ टू मच और द रॉन्ग मोशन इंक्लूड इंक्रीज पेन एंड इन्फ्लेमेशन। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि थेरेपिस्ट को कैसे पता चलेगा कि वो जो है अपनी कंट्रोल मैनर में मोशन परफॉर्म करवा रहा है या नहीं करवा रहा ना, तो उसको साइंस से पता चलेगा। अगर जो है उसको साइंस जो है मिल रहे हैं टू मच, और अगर उसने जो है बहुत ज़्यादा मोशन परफॉर्म करवा लिया है पेशेंट को, या गलत तरीके से जो है पेशेंट को मोशन परफॉर्म करवाया गया है, तो उसकी वजह से उसका पेन जो है वो भी इंक्रीज़ हो सकता है और उसकी इन्फ्लेमेशन होने के चांसेस भी हो सकते हैं। ठीक है, रेंज ऑफ मोशन जो एक्सरसाइजेस होती हैं वो हमने लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में भी जो है वो नहीं करवानी होती। ठीक है, जैसे कि हमने देखा है कि जो पीरोम्स होती हैं वो जो है हमने मेजर जॉइंट्स में, जैसे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग और प्रीक्यूटेनस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी आर्टरी कंडीशन जो थी, कोरोनरी एंजियोप्लास्टी जो थी, उस कंडीशन में हमने देखा था ना कि हमने पीरोम्स जो है वो मेजर जॉइंट्स की परफॉर्म करवानी है। ठीक है, और एंकल जो एरोम्स है, एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज जो होती हैं वो हमने एंकल्स एंड फीट की परफॉर्म करवानी होती है, ताकि वीनस स्टेसिस ना हो, थ्रोम्बस फॉर्मेशन ना हो। जब किसी पेशेंट का मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के बाद, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग के बाद और प्रीक्यूटेनस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी के बाद एरोम्स एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज जो होती हैं अपर एक्सट्रीमिटी की हम स्टार्ट करवाएंगे। और उसके अलावा जैसे कि हमने देखा कि टॉलरेटेड वॉकिंग भी हमने जो है पेशेंट की स्टार्ट करवानी है, और उसके साथ साथ जो है सिम्टम्स भी उसके मॉनिटर करने हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है ये हमारा जो है वो मिस हो गया था, इस वजह से जो है हमने आपको फिर से कवर करवा लिया है। आज का जो हमारा टॉपिक है, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स फॉर अप्लाइंग द रेंज ऑफ मोशन टेक्निक्स के एरोम्स, जैसे कि रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज जो होती हैं उनके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं और प्रोसीजर्स कौन कौन से होते हैं रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज को परफॉर्म करवाने के लिए।
सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है कि एग्ज़ामिनेशन, एवल्यूशन एंड ट्रीटमेंट प्लानिंग। ये सबसे मेन जो है हमारी चीज़ होती है कि पहले हम एग्ज़ामाइन करें, उसके बाद जो है हम एवल्यूएट करें, उसके बाद पूरा हम अपना ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारी एक क्लिनिकल डायग्नोसिस, क्लिनिकल एक सेटअप होता है। हमने डायरेक्टली जो है रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज परफॉर्म नहीं करवानी होती है, क्योंकि हमने प्रीवियसली देखा हुआ है कि रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज के भी टाइप्स होते हैं, पी रोम्स, ए रोम्स, ए रोम्स। तो किस कंडीशंस में हमने पी रोम्स देनी है, किस कंडीशंस में हमने ए रोम्स देनी है, किस कंडीशंस में हमने ए रोम्स देनी है, तो इन सब को जो है हमने एग्ज़ामाइन कर, इस वजह से हमने पेशेंट को पहले एग्ज़ामाइन करना है, उसके बाद एवल्यूएट करना है, फिर उसके बाद अपना ट्रीटमेंट प्लान बनाना होता है। ठीक है, examine and evaluate the patient's impairments and level of function, determine any precaution, prognosis and plan of intervention। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एग्जामिन करेंगे, एवेल्यूएट करेंगे पेशेंट की इम्पेयरमेंट्स कौन सी है। ठीक है, पेशेंट का फंक्शन, लेवल ऑफ फंक्शन कितना है। ठीक है, उनमें कौन कौन सी प्रिकॉशंस हमने फॉलो करनी है। ठीक है, उसकी प्रोग्नोसिस कौन सी है, उसका प्लान ऑफ इंटरवेंशन हम कौन सा बनाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने देखनी होती है। नंबर सेकंड में हमने क्या देखना होता है कि डिटरमाइन द एबिलिटी ऑफ द पेशेंट टू पार्टिसिपेट इन द रेंज ऑफ मोशन एक्टिविटी एंड वेदर द पी रोम्स, ए रोम्स कैन मीट द इमीडिएट गोल। ठीक है, तो हमने ये भी चीज़ देखनी होती है कि हमारा जो पेशेंट है वो रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस, कौन सी रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज के टाइप पे जो है वो पार्टिसिपेट कर सकता है, और कौन सा जो है हमारा इमीडिएट गोल पे काम कर सकता है। कौन सी रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज का जो टाइप है वो हमारी जो हमारे इमीडिएट गोल्स हैं उस पे काम कर सकता है। तो ये भी हमने डिटरमाइन करना होता है। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ मोशन दैट कैन बी सेफली अप्लाइड फॉर द कंडीशन ऑफ द टिश्यू एंड हेल्थ ऑफ द इंडिविजुअल। और हमने ये भी देखना है कि कितने अमाउंट के मोशन में, कितना अमाउंट जो मोशन का है वो हम पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग उसकी जो हीलिंग एंड उसकी जो टिश्यू एंड हेल्थ जो होती है पेशेंट की, इंडिविजुअल की जो हेल्थ है उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग कितना, कितने लेवल तक, कितनी जो है अमाउंट तक हमने उसको मोशन जो सेफली परफॉर्म करवाना है वो भी हम देखेंगे। डिसाइड व्हाट पैटर्न कैन बेस्ट मीट द गोल। ठीक है, ये भी हमने देखना होता है कि किस पैटर्न में हमने जो है रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस के गोल्स जो हैं हमने किस रेंज डिसाइड व्हाट पैटर्न कैन बेस्ट मीट द गोल। ठीक है, मतलब कौन सा पैटर्न जो रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस का होगा जो जिससे हमने जो कि हमारे जो गोल्स के साथ मिल सकता है। ठीक है, जिसमें हमने जो है अच्छे खासे जो है ना हमसे गोल मिल सकते हैं, जैसे कि रेंज ऑफ मोशन टेक्निक्स में बी परफॉर्म्ड इन द, जैसे कि हमने देखा है कि रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज जो होती हैं वो हम मतलब किन किन मैनर्स में करवाते हैं। सबसे पहले आती है हमारे पास एनाटॉमिकल प्लेन ऑफ मोशंस में हम परफॉर्म करवाते हैं, जैसे कि फ्रंटल, सजाइटल, ट्रांसवर्स। ठीक है, मतलब हमने ये देखना है सिंपली कि जो है ना मतलब किस प्लेन में किस तरीके से जो है हमने अपनी जो रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस परफॉर्म करवानी है, ताकि हमारे जो मेन गोल्स हैं हम उस पे खरे उतरें। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे हमने देखा है कि रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस हमेशा एनाटॉमिकल प्लेन में परफॉर्म करवाते हैं हम। ठीक है, जैसे कि फ्रंटल, सजाइटल एंड ट्रांसवर्स प्लेन में परफॉर्म करवाते हैं। ठीक है, मसल रेंज ऑफ इनलोंगेशन भी हम देखते हैं, जैसे कि एंटागोनिस्टिक टू द लाइन ऑफ द पुल ऑफ मसल के, मतलब हमारा जो एंटागोनिस्टिक मसल है उसकी भी प्रॉपर फंक्शनिंग जो है वो हम देखेंगे। कंबाइंड पैटर्न में भी हम जो है रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस परफॉर्म करवाते हैं, जिसको हम सिंपल कहते हैं डायगोनल मोशंस और मूवमेंट्स दैट इनकॉर्पोरेट सेवरल प्लेन। मतलब कंबाइंड पैटर्न में हम कह सकते हैं कि मतलब वो मूवमेंट्स हमारी होंगी जो कि मुख्तलिफ प्लेन्स में होंगी। ठीक है, जैसे हमने एनाटॉमिकल प्लेन में हमने रेंजेस ऑफ मोशन परफॉर्म करवानी है ना, तो वो हम कंबाइंड पैटर्न्स में भी करवा सकते हैं। मतलब एक ही टाइम पे हम डिफरेंट प्लेन्स में जो है जब रेंजेस ऑफ मोशन परफॉर्म करवाते हैं तो उसको हम डायगोनल पैटर्न मूवमेंट्स कहते हैं। ठीक है, नंबर 4 है हमारे पास फंक्शनल पैटर्न। फंक्शनल पैटर्न जैसे कि एडीएल्स में, जैसे हम जो अपनी डेली जो हमने अपनी
डेली लिविंग एक्टिविटीज़ जो हम परफॉर्म करवाते हैं, ठीक है, उसके हिसाब से भी हमने रेंज ऑफ मोशन जो है वो परफॉर्म करवानी होती है। तो ये पूरा बहरहाल पैटर्न्स होते हैं कि किन किन पैटर्न्स में हमने अपनी रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज जो है वो परफॉर्म करवानी होती है, तो इसको भी डिसाइड करना होता है, ठीक है। उसके अलावा नंबर 5 है कि मॉनिटर द पेशेंट्स जनरल कंडीशन एंड रिस्पॉन्स ड्यूरिंग एंड आफ्टर द एग्जामिनेशन एंड इंटरवेंशन, ठीक है। उसके अलावा हमने जो है ये भी चीज़ देखनी होती है, पेशेंट्स की कंडीशन को भी देखना होता है, उसकी एग्ज़ामिनेशन एंड इंटरवेंशन एक्सरसाइज से पहले और एक्सरसाइज के बाद भी करनी होती है। जैसे कि हमने नोट करना होता है कि कोई वाइटल साइंस का कोई वाइटल साइंस के चेंजेस तो हमने नहीं मिल रहे, कोई न चेंज इन द वार्मथ, मतलब जैसे टेम्परेचर चेंजेस हमने मिलना होता है, टेम्परेचर चेंजेस तो हमें नहीं मिल रहे, या तो कोई मतलब सेगमेंट्स में कलर चेंजेस हमें मिल रहे होते, एनी चेंज इन द रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज, पेन और क्वालिटी ऑफ द मूवमेंट, मतलब हमने सब कुछ जो है पेशेंट का मॉनिटर करना होता है कि हमने रेंजेस ऑफ मोशन जो है उसमें कोई चेंजेस नहीं मिल रही, पेशेंट के पेन में कोई चेंजेस नहीं मिल रही, पेशेंट की क्वालिटी ऑफ द मूवमेंट जो है उसमें कोई चेंजेस मिल रही हैं क्या। तो ये सारी चीज़ें हमने मॉनिटर करनी होती हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट एंड कम्युनिकेट फाइंडिंग्स एंड इंटरवेंशन, ठीक है। हमने क्या करना होता है कि उसकी पूरी हर एक कंडीशन को जो है डॉक्यूमेंट करना होता है, और मतलब उसकी पूरी इंटरवेंशंस बनानी होती है। रीएवैल्यूएट एंड मॉडिफाई द इंटरवेंशन आर नेसेसरी। और उसके बाद जब हमने पूरी इसकी हर एक कंडीशन को देख के संभाल के जब हमने अपनी पेशेंट की जो है ट्रीटमेंट परफॉर्म की हुई है, उसके बाद हम अपना पूरा एक रीएवैल्यूएट जो है वो बनाएंगे, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद जो सेकंड हमारे पास होता है, हमने जब एग्जामिन, एवैल्यूएट एंड ट्रीटमेंट प्लान, हमने जो है पेशेंट की जो जितनी सारी प्रिकॉशंस थी उसको देख के कि कौन से पैटर्न में करनी है, क्या क्या चीज़ें को किन किन चीज़ों को फॉलो करना होता है। सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है पेशेंट प्रिपरेशन। कम्युनिकेट विद द पेशेंट, सबसे पहले हमने पेशेंट के साथ कम्युनिकेट करना होता है, उसको पूरा प्लेन जो है वो डिस्क्राइब करना होता है, ठीक है। और मतलब उसको पूरा मेथड जो है वो बताना होता है कि मतलब ये जो है हमने गोल्स इंटरवेंशंस फॉलो करनी है, ताकि मतलब हमारे गोल्स जो है वो हमें अचीव हो सके, ठीक है। फ्री द रीजन फ्रॉम रेस्ट्रिक्टिव क्लोथिंग, लीनेन स्प्लिंट्स एंड ड्रेसिंग, रैप द पेशेंट्स एज नेसेसरी। हमने पेशेंट के जिस एरिया को ट्रीट करना होता है उसको पूरा फ्री करना होता है, क्लोथिंग, लीनेन, स्प्लिंट्स एंड ड्रेसिंग जो भी हुई होती है तो उससे पूरा उनको फ्री करना है। पॉसिबल हो सके पूरा ड्रैप कर दे तो ये भी एक पॉसिबल चांसेस हो सकते हैं, ये भी एक ज़रूरी होता है। Position the patients in a comfortable position with proper body alignment and stabilizations, but that allow you to move the segments through available range of motion, ठीक है। और थर्ड पे हमारे पास क्या आ जाता है कि हमने क्या करना है कि पेशेंट की कंफर्टेबल पोजीशन भी बनानी होती है, ठीक है, ताकि उसकी प्रॉपर अलाइनमेंट हो सके, उसकी प्रॉपर स्टेबलाइजेशन हो सके, ताकि रेंजेस ऑफ मोशन जो है उस सेगमेंट की एक प्रॉपर मैनर में परफॉर्म हो सके। पोजीशन योरसेल्फ सो प्रॉपर बॉडी मैकेनिक्स कैन बी यूज, ठीक है। हमने थेरेपिस्ट ने अपना भी ख्याल रखना होता है कि उसकी जो है उसकी भी पोजीशन जो है वो सही होनी चाहिए, ताकि एक प्रॉपर बॉडी मैकेनिक्स जो है वो परफॉर्म हो रहा हो। नंबर थर्ड जो हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ टेक्निक्स, कि हमने जो है टेक्निक्स जो है वो कैसे जो है अपनी अप्लाई करनी है टू कंट्रोल मूवमेंट। अगर हमने अपनी जो है जिस सेगमेंट पे अपनी जो मूवमेंट परफॉर्म करवानी होती है सॉरी उसको कंट्रोल, तो उसके अलावा जो मूवमेंट्स होती हैं दूसरे सेगमेंट्स में उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो उसके अराउंड जो एक्सट्रीमिटीज़ होंगी उन जॉइंट्स को ग्रैस्प करेंगे। इफ़ द जॉइंट्स आर पेनफुल मॉडिफाई द ग्रिप, अगर जॉइंट पेनफुल हो रहा है तो अपनी ग्रिपिंग जो है उसको मॉडिफाई करेंगे। स्टिल प्रोवाइडिंग सपोर्ट नेसेसरी फॉर द कंट्रोल, क्योंकि सपोर्ट तो हमने देनी ही देनी है, ताकि जो है हम जिस जॉइंट पे काम करना चाह रहे हैं उस पर प्रॉपर तरीके से काम हो सके, तो इसलिए सपोर्ट लाजमी होती है। सपोर्ट एरिया ऑफ पुअर स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी सच एज अ हाइपर मोबाइल जॉइंट, रीसेंट फ्रैक्चर साइट और पैरालाइज्ड लिम्ब सेगमेंट, ठीक है।
सपोर्ट करना है, हमने उस एरिया को सपोर्ट करना है जिसमें पुअर स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी है। मतलब वो उस एरिया को सपोर्ट करना है जहाँ पे स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी, मतलब कि जो स्ट्रक्चर से एक दूसरे के साथ सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, तो उस एरिया को भी हमने सपोर्ट करना है। जैसे कि हमारे पास हाइपर मोबाइल जॉइंट है, या कोई रीसेंट फ्रैक्चर हुआ हो साइड को, उसको भी सपोर्ट करना है, या पैरालाइज्ड लिम्ब है सेगमेंट का, उसको भी सपोर्ट करना होता है। मूव द सेगमेंट थ्रू इट्स कंप्लीट पेन फ्री रेंज टू द पॉइंट ऑफ टिश्यू रेजिस्टेंस। ठीक है, सेगमेंट को पूरा मूव करना है उसकी कंप्लीट पेन फ्री रेंज तक, ठीक है, जहाँ पे उसकी टिश्यू रेजिस्टेंस हमें ना मिले। डू नॉट फोर्स बियॉन्ड द अवेलेबल रेंज। ठीक है, उसको मतलब जितनी रेंज उसकी आ रही है उसके फ़र्दर जो है हमने उसकी रेंज को नहीं लेके जाना। अगर आपने फ़ोर्स किया मोशन को तो वो एक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज हो जाती हैं हमारे पास। परफॉर्म द मोशन स्मूथली एंड रिदमिकली विद इन विथ 5 to 10 रिपीटेशंस। ठीक है, हमने जो अपनी रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज हम परफॉर्म करवा रहे हैं वो 5 to 10 रिपीटेशंस उसकी परफॉर्म करवाएंगे। नंबर ऑफ़ रिपीटेशन डिपेंड कर रहा है कि हमारा जो है ऑब्जेक्टिव प्रोग्राम कितना है, पेशेंट की कंडीशन एंड ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग जो है उसका ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स कितना है, उसको देख के फिर जो है हम अपनी नंबर ऑफ़ रिपीटेशंस करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ पीरोम, पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज जो होती हैं उसकी एप्लीकेशंस क्या होती हैं। ड्यूरिंग पी रोम्स द फोर्स ऑफ मूवमेंट इज़ एक्सटर्नल। ये ध्यान रखना चाहिए कि जब हम पी रोम्स परफॉर्म करवा रहे होते हैं तो जो हमारी जो मूवमेंट की जो फोर्स होती है वो एक्सटर्नल ही होनी चाहिए, या तो वो जो थेरेपिस्ट दे या कोई किसी मैकेनिकल डिवाइसेस के थ्रू जो है वो हम फोर्स अप्लाई करें। व्हेन अप्रोप्रिएट अ पेशेंट्स में, अगर पेशेंट खुद भी परफॉर्म कर सकता है, पेशेंट को समझ में आ गई है, तो वो अपनी नॉन अफेक्टेड जो पार्ट होगा उसका दूसरी सेकंड आर्म से भी अपनी जो है मूवमेंट परफॉर्म करवा सकता है, तो ये भी उसके पी रोम में शुमार हो जाएगा। नो एक्टिव रेजिस्टेंस और असिस्टेंस इज़ गिवन बाय द पेशेंट्स मसल्स दैट क्रॉस द जॉइंट। ये भी हमने ध्यान रखना है कि पेशेंट का जो मसल है उसमें किसी भी किस्म की रेजिस्टेंस या असिस्टेंस नहीं होनी चाहिए, जो कि वो जॉइंट को अगर पेशेंट के मसल ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो ये उसकी एक्टिव मूवमेंट हो जाएगी, एक्टिव एक्सरसाइजेस में आ जाएंगी। ठीक है, द मोशन इज़ कैरिड आउट विद इन द फ्री रेंज ऑफ मोशन, दैट इज़ द रेंज दैट इज़ अवेलेबल विदाउट फोर्स मोशंस ऑफ द पेन। ठीक है, जो मोशंस होगा, जो मोशन होंगे, जो एक्सरसाइजेस होंगी, वो हमने क्या करनी है, फ्री रेंज ऑफ मोशन तक लेके आनी है। ठीक है, मतलब वो उतना ही लेके आएंगे जितनी रेंज उसके जॉइंट में अवेलेबल है, जहाँ तक उसको पेन नहीं हो रहा है तो उतना ही हम पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस उसको उतनी परफॉर्म करवाएंगे। नाउ द व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ द ए रोम्स की एप्लीकेशंस हमारे पास कौन सी होती है। डेमोन्स्ट्रेट द मोशन डिजायर्ड यूजिंग पी रोम्स, देन आस्क द पेशेंट्स टू परफॉर्म द मोशन। ठीक है, सबसे पहले जो है हम जो है ना डेमोन्स्ट्रेट करेंगे मोशन को। ठीक है, कि पूरा एक रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस कैसे होनी है। ठीक है, पी रोम डेमोन्स्ट्रेट द मोशन डिजायर्ड यूजिंग पी रोम्स। ठीक है, देन आस्क द पेशेंट टू परफॉर्म द मोशन। पहले पी रोम्स के थ्रू जो है वो हम उसको पूरा बताएंगे कि किस तरीके से जो है आपको मोशन परफॉर्म करना है, उसके बाद हम उसकी एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस परफॉर्म करवाएंगे। हैव योर हैंड्स इन पोजीशन टू असिस्ट और गाइड द पेशेंट्स इफ़ नीडेड। मतलब जो है हम अपने हैंड्स की भी सपोर्ट ले सकते हैं, थेरेपिस्ट उनको हैंड से भी गाइड कर सकता है अगर उसको ज़रूरत है, पेशेंट को समझ में नहीं आ रहा तो उसको उस तरीके से भी गाइड कर सकता है। प्रोवाइड असिस्टेंस ओनली एज नीडेड फॉर स्मूथ मोशन। असिस्टेंस हम सिर्फ वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे जहाँ पे मोशन जो है वो स्मूथली हो रहा है। ठीक है, व्हेन देयर इज़ अ वीकनेस, अगर वीकनेस है असिस्टेंस में बी रिक्वायर्ड ओनली एट द बिगिनिंग और द एंड ऑफ द मोशन। अगर पेशेंट को वीकनेस है तो असिस्टेंस सिर्फ हम उसकी स्टार्टिंग में देंगे पेशेंट को, या तो उसको एट द एंड रेंज पे हम उसको असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। और व्हेन द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी हैज़ बीन ग्रेटेस्ट मूवमेंट आर्म, या तो मतलब पेशेंट की टॉर्क जो है, मतलब ग्रेविटी इफेक्ट बहुत ज़्यादा है पेशेंट को और मतलब वो अपनी रेंज सही से नहीं कवर कर पा रहा है, तो वहाँ पे भी हम उसको असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। द मोशन इज़ परफॉर्म्ड विद इन द अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन। तो एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस में हम उतना ही पेशेंट को मोशन परफॉर्म करवाएंगे जितनी उसकी जॉइंट में एक अवेलेबल रेंज है, उतना ही हम उसको रेंज ऑफ मोशन परफॉर्म करवाएंगे।
So these all are about the principles and procedures for applying the range of motion techniques. This is our part 6. Inshallah, we will further we start our lecture